2047 में दुनिया का सिरमौर बनेगा भारत। सांसद राज्यसभा बाबूराम निषाद। अमरोहा अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है, जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा। ये बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। उपरोक्त बात को भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कही। सांसद राज्यसभा बाबूराम निषाद ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और बजट में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत खाका पेश किया गया है। आज विशेष मेरा जनपद में आगमन का जो हमारा केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत 2047 को विकसित बनाने के लिए आया है, उसी के परिप्रेक्ष्य पे आया हूँ। पत्रकार साथियों, ये जो बजट आया है, लगातार कई बजट आए हैं, लेकिन ये 10 वर्ष की पूर्णता का ये 2024-25 का जो बजट है, हमारे पुराने बजट के अनुरूप ही आगे बढ़ा है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पार्टी का एक संकल्प पत्र रहता है, उस संकल्प पत्र के अनुसार लगभग बजट में आए हुए सभी बिंदुओं की पूर्णता पर पहुंचे हैं और देश की अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तन, ये अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है। जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा, तो ये बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी जी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो को शामिल करता है। इस बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता वर्ष के दौरान मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश करने वाला बजट है। मित्रों, सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय मजबूती, उच्च गैर निष्पादित पर संपत्तियों और निराशाजनक कारपोरेट क्षेत्र के साथ एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था को विरासत में मिलने के बावजूद भी मोदी सरकार ने सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने और धीरे धीरे पूंजीगत व्यय पर व्यय में वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लक्षित त्रिआयामी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समेकन हासिल किया है। इन सक्रिय उपायों के परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% तक कम रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 5.9% था। इसने देश के वित्त वर्ष 24-25-26 तक राजकोषीय समेकन पूरा करने की स्थिति में ला दिया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम होने की उम्मीद है। भारत को 2014 से पहले की नाजुक अर्थव्यवस्था से आर्थिक प्रबंधन में विश्व नेता बनाने की मोदी जी के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करने वाला बजट है। पूंजीगत व्यय प्रेरित विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार निरंतर दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च
कर बजट बढ़ाया। 111 करोड़ कर दिया गया, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। यह यूपीए सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खर्च किए गए आवंटित रुपया 2.57641 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.48% था। इसका तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च 4 गुना बढ़ाया गया है और इस वृद्धि से आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लगभग 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मित्रों, बुनियादी ढांचे का विकास मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचा का निर्माण किया है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि, जो अब तक 149 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा 2014 तक मौजूद हवाई अड्डों की संख्या की तुलना में दोगुना वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार द्वारा शुरू गई उड़ान योजना ने हवाई यात्रा सबके लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो, जिससे टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमानन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम पाई उसी राय पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने व रेलवे प्रणाली में भीड़ भाड़ कम करने का पर बल देता है। मित्रों, ये मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया गया। इसके अलावा बजट में नमो इंडिया के तत्वाधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की कल्पना की गई है। जब लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं। जब मोदी जी बजट में सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल का बोध कराते हैं, मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत अमृत काल उसका कर्तव्य काल भी है, जिसके दौरान गरीब, अन्नदाता, युवा, नारी सहित समाज के सभी वर्गों राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा। इस प्रकार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है, जिसके माध्यम से रुपया 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण सीधे प्रधानमंत्री जनधन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जिसके कारण सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ने 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालना है, जो पिछले प्रशासन के बिल्कुल विपरीत है, जहां 1 रुपये में केवल 15 पैसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचते थे। लेकिन व्यापक सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए बजट में अगले 5 वर्षों में PMSY जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मध्य वर्ग के आवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्वयं के घरों की खरीद या निर्माण में प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह दूरदर्शी पहल समावेशी विकास और अपने नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के प्रति सरकार का समर्पण दर्शाती है। मित्रों, एक लंबा अन्नदाता का सर्व समावेशी विकास कल्याण मोदी सरकार के पिछले 1 दशक के कार्यकाल में निरंतर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि देश के विकास के केंद्र बिंदु पर बने इस दिशा में छोटे और सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। मोदी सरकार ने पूरे देश में नैनो DAP के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने का काम किया है। डेयरी विकास के लिए नए व्यापक कार्यक्रम चलाए हैं और इसके माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया गया है। दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार द्वारा दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने
मैंने द्वारा एक पृथक विभाग बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 23 और 24 में आवंटित 2025 करोड़ की तुलना में इस क्षेत्र को वर्ष 2024-25 में 2352 करोड़ की अधिक राशि आवंटित, यानी नील क्रांति 2.0 को सफल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 5 सामयिक एक्वा पार्क भी स्थापित किए जाएंगे, यानी मछुआरों के कल्याण के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, मत्स्य उत्पादन में सरकार का सहयोग इतना है कि आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि व्यापार 2 गुना हो गया है। पंचायत लक्ष्यों को पूरा करने की ओर से अग्रसर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में COP 26 शिखर सम्मेलन में पंचामृत का लक्ष्य रखा था। पंचामृत के तहत उन्होंने भारत के लिए 5 सतत विकास और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना की थी। मोदी सरकार ने उन्हें प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम किया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 50% स्थापित ऊर्जा क्षमता को करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिससे वर्तमान में 3.9% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। पंचामृत के दशकों को लागू करते हुए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वयं सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त के लक्ष्य हेतु 1 करोड़ घरों को छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे, जिससे प्रति वर्ष प्रत्येक घर को ₹12 से ₹18,000 की बचत होगी। ऐसे करके एक इस बजट में प्रभावी शासन के यानी पारदर्शिता हमेशा मोदी सरकार के सुशासन मॉडल का एक प्रमुख पहलू रही है, जो न्यूनतम सहकारी हस्तक्षेप और अधिकतम शासन के मार्ग पर कार्य करती है। सुशासन का यह मॉडल मूल रूप से हर चीज के केंद्र में आम नागरिक को रखता है। इस मॉडल के आधार पर करदाता अब फेसलेस मूल्यांकन की सेवा का आनंद ले रहा है। इसके अतिरिक्त 2013-14 में जहां रिफंड प्राप्त करने का औसत समय 93 दिन का हुआ करता था, अब ये घटकर पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 10 दिन का हो गया है। वित्तीय वर्ष 2010 तक तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार ₹25,000 तक की बकाया कर मांगों को वित्तीय वर्ष 2011 से 15 के लिए ₹10,000 तक की छूट प्रदान की। इस पहल के माध्यम से 1 करोड़ करदाताओं को लाभ मिला है। सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ बनाना, राष्ट्र और प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करने का मोदी जी ने क्या काम किया है। मोदी जी ने कहा कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सहकारी संघवाद की स्थापना हो, जिससे केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश की योजनाओं का समन्वय स्थापित हो। केंद्र की योजनाएं भी राजनीति से परे होकर वो गरीब हित में, समाज हित में उनको प्रदेश की सभी सरकारें लागू करें। ऐसा करके सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ बनाया। मोदी सरकार ने राज्यों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम को लागू करने का आग्रह करते हुए लगातार संघवाद का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जीएसटी के लागू किए जाने के बाद 2017-18 से लेकर 2022 तक अवधि में राज्यों के मुआवजे के साथ साथ राज्यों के एसजीएसटी से राजस्व में 1.22 की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जबकि जीएसटी के लागू होने से पहले यह केवल 0.72 थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने सूर्योदय पहल के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थायी शांति और विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्यारे मित्रों, मैं कह सकता हूं कि यह बजट जो आया है गरीबों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, सर्वहारा समाज के विकास के लिए, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र इस सरकार से अछूता नहीं रह गया है जहां मोदी सरकार जी की नजर नहीं गई है। और हम आज ये विकसित भारत का बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 जो आया है, निश्चित रूप से इस बजट के अनुरूप आगे 23 वर्षों तक जो हमारा विजन है, जो हमारा उद्देश्य है,
सुशासन का, कानून के राज का, सुस्थता का। मैं कह सकता हूं कि विभिन्न सामाजिक स्तर पर जो उनके अछूते कार्य थे उनको सरकार ने पूरा किया है। सुशासन, मैं कह सकता हूं कि सरकार का जो ध्यान गरीब जनता के प्रति होना चाहिए, ये जवाबदेही सरकार की होती है। पहली बार सरकार गरीबों के दरवाजे में जाकर खड़ी हुई है। पहली बार देश के अंदर उन गरीबों को एहसास हुआ है कि सरकार गरीबों की होती है, और मोदी जी ने पहले दिन ही कहा था ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। संविधान की अवधारणा के अनुरूप जन के कल्याण के लिए वो व्यवस्थाएं, वो कानून, वो योजनाएं मोदी जी ने उनके घर बैठे बैठाए पहुंचाने का काम किया है, जो कभी गरीब सपना भी नहीं देखता था। इस तरीके से मोदी जी ने जो काम करके छोड़ा है, वो वाकई में उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरा देश 2023 वर्षों में अपना लक्ष्य हासिल करेगा, और जब शताब्दी पूरा करने के लिए होगा तो ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में और भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाएगा।